हेलो दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पिछले बार भी जो है प्रश्न पूछे गए, यानी कि आप ऐसे समझें कि यह लगातार इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं मध्य प्रदेश की मृदा से। जैसे कि लेटराइट मृदा के बारे में पूछा गया कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है, वैसे ही पूछा गया ब्लैक मृदा किस क्षेत्र में है। तो इस तरह करके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके आधार पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसे आप लोग मिस ना करें। यह आपको एक दो प्रश्न ज़रूर यहाँ से आते ही आते हैं। बहुत फेवरेट टॉपिक माना जाता है एमपीपीएससी का ये भी। तो क्या हमारा टॉपिक है? मृदा, यानी कि इंग्लिश में इसे सॉइल बोलते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले हम ये समझें कि आखिरकार मृदा किसे कहते हैं। तो मृदा, सबसे पहले प्रश्न यही है कि किसे कहते हैं। ठीक है, मृदा किसे कहते हैं। तो याद रखें कि मृदा जो है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को मृदा कहते हैं। यानी कि मानिए कि ये अपनी पृथ्वी है। यह पृथ्वी का क्या है? धरातल। क्या है? धरातल, यानी कि सरफेस। इस सरफेस में जैसा कि माने कि मैं एक ये लेयर बना रहा हूँ, ये जो ऊपर ये लेयर आपको ये एक ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये जो पतली लेयर ये जो दिख रही है, ये जो लेयर है, इस लेयर को ही मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा। यही लेयर सॉइल है। अब ये कैसी है? पतली एक दानेदार आवरण होता है। तो कैसे कहें हम कि पृष्ठ पर, पृथ्वी के पृष्ठ पर, आप लोग लिखते चलेंगे, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को मृदा कहते हैं। अब मृदा एक प्रकार से ऐसे समझें कि पृथ्वी पर जितना जीवन है उस पूरे जीवन के लिए उत्तरदायित्व है ये मृदा। ये बात। दूसरी बात याद रखना कि मृदा एक कैसा संसाधन है, तो यह समाप्य संसाधन है। कैसा? समाप्य, ना मतलब कि नॉट रिन्यूएबल है। यह आपके समय पे, जीवन काल पे दोबारा नहीं बन सकता। मतलब कि इसका संरक्षण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऐसा संसाधन है जो पृथ्वी पर समस्त जीवन का मुख्य आधार है। क्या है? मुख्य आधार है। अब कैसे मुख्य आधार है? क्योंकि इसी में संपूर्ण प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, या कहें कि जो हम फसलें उगाते हैं, फसलें, तो इन्हीं मृदाओं में होते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसी से आहार पैदा होता है, जिससे प्रत्येक जीव भरण पोषण करते हैं। तो आपने ये समझा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बात। दूसरा ये कि ये जो सॉइल शब्द है, मृदा, यह बना है लैटिन शब्द से। तो इसका जो निर्माण कैसा हुआ है? लैटिन शब्द से। याद रखें, लैटिन शब्द से। अब ये जो लैटिन शब्द है, नाम है सोलम। कौन सा शब्द है? सोलम। यह लैटिन शब्द है और इस शब्द का जो अर्थ होता है फर्श। क्या अर्थ है? फर्श, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में कहते हो फ्लोर। ठीक, तो फर्श है। जैसे कि ये पूरी आपको ये जो दिख रही है पूरा फर्श ही तो है। ये कणेदार जो पतले पतले कण इसमें लगे हुए हैं ये। तो इतनी बातें आपको पता हुई कि एक तो ये लैटिन भाषा फोलस से बना है, दूसरा ये संपूर्ण जीवन का मुख्य आधार है। और मृदा किसे कहते हैं? धरातल, पृथ्वी के धरातल पर ऊपरी जो परत दानेदार कण के आवरण है उसे हम मृदा कहते हैं। दो बातें। तीसरी बात याद रखने वाली और जो इम्पोर्टेंट है वह है कि मृदा सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब की गई? तो आप लिखें मृदा सर्वेक्षण विभाग। मृदा सर्वेक्षण विभाग
इसकी जो स्थापना है, स्थापना यानी कि इस्टेब्लिश किया गया है 1956 में। तो ये एकदम से प्री के प्रश्न हैं जिन्हें याद रखना है। पहला, मृदा किस शब्द से बना है, जैसे कि मानसून पूछा गया है कि मानसून किस शब्द से है, तो याद रखना है लैटिन शब्द से। मृदा सर्वेक्षण विभाग जो है तो इसकी स्थापना कब हुई, 1956 में। यानी कि भारत में जो मृदाएं हैं उनका वर्गीकरण और उनके द्वारा जो की जाती है वो सब कौन करता है, यही करते हैं, मृदा सर्वेक्षण विभाग। तो एक तो ये याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो मृदा बनती है, इस पूरी मृदा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मृदा बनने की प्रक्रिया, तो इसे लिखें मृदा बनने की प्रक्रिया। मृदा बनने की प्रक्रिया, मृदा बनने की प्रक्रिया को कहते हैं पेडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस, ये चीज याद रखना। अभी बताते हैं कि मृदा आखिर किन किन चीजों से बनती है। ठीक, तो ये पेडोजेनेसिस होता है मृदा बनने की प्रक्रिया को। तो फिर मृदा का अध्ययन जो करते हैं, तो मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत किया जाए, तो मृदा के अध्ययन। मृदा के अध्ययन से संबंधित जो विषय है उसे को बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। इतनी चीजें पहले आप इन्हें कंठस्थ करें क्योंकि ये प्री के डायरेक्ट प्रश्न होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मृदा बनती कैसे है, जिसे हम कहते हैं पेडोजेनेसिस। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जो ये मृदा है, यह मृदा मुख्यतः 4 तत्वों से मिलकर बनती है। कितने, 4 तत्वों से, 4 तत्वों से मिलकर, 4 तत्वों से मिलकर मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। कितने तत्वों से मिलकर, 4 तत्वों से। अब बात करें कि ये 4 तत्व आखिर कौन कौन से हैं जिनसे मृदा बनकर तैयार होती है। तो पहला, अजैविक तत्व, आप लोग लिखते चलेंगे, अजैविक, अजैविक तत्व। ठीक, इसी अजैविक तत्व को हम खनिज पदार्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ। ठीक, तो पहला अजैविक तत्व या खनिज पदार्थ, ठीक, जो कि चट्टानों से बनती हैं ये। तो याद रखना कि इन्हीं को मूल चट्टान भी बोलते हैं। ये जो पदार्थ प्राप्त होते हैं तो ये मूल चट्टान से प्राप्त होते हैं, मूल चट्टान से प्राप्त होते हैं, मूल चट्टान से प्राप्त होते हैं। ठीक, ये बात को आपको याद रखनी है। सेकंड पॉइंट क्या है कि किसके तहत बनता है, तो वह है जैविक पदार्थ। क्या है, जैविक पदार्थ। सेकंड है जैविक पदार्थ। अब बात करो कि ये आखिर जैविक पदार्थ क्या हैं, तो जैसे पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिराते हैं, पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उनकी शाखाएं गिरती हैं। ऐसे पशु पक्षी हैं, उनके जो अपघटक अवशेष हैं, तो ये सारी चीज़ें जैविक कहलाती हैं। यानी कि लिखे हम कि पेड़ पौधे लिख दो आप, पेड़ पौधे। ठीक, ऐसे ही पशुओं के अवशेष, पशुओं के अवशेष, पशुओं के अवशेष, ये जो इनके अवशेष का अपघटन होता है, के अपघटन के अपघटन से प्राप्त, ठीक, अपघटन से जो प्राप्त होता है, जिसे आम बोलचाल में आप ह्यूमस के नाम से भी जानते हो। थर्ड पॉइंट है हवा,
और फोर्थ पॉइंट है जल यानी कि वाटर। तो अब समझें कि इन्हें बोलेंगे हम नॉन मिनरल्स, इन्हें बोलेंगे हम जैविक पदार्थ, है ना, लिविंग जो होते हैं एयर और वाटर। अब मानो कि एक सर्किल बनाते हैं कि आखिर इनका कितना कितना पदार्थ है, ठीक। तो जैसे कि ये एक हमारा सर्किल हुआ, इस एक सर्किल में समझें आप कि कितने कितने परसेंट इनका है। पहला 45% आपका नंबर 1 आएगा, ठीक, जो कि मूल पदार्थ है। सेकंड है 5% जो कि आपका आएगा ऑर्गेनिक मैटर यानी कि सेकंड पॉइंट 2% है। शेष 25% 3 आएगा और 25% 4 आएगा। तो इतने इतने इनके परसेंटेज में ये है और इन्हीं से मिल के जो है तो मृदा बनती है। तो अब आपने समझा कि एक मृदा आखिरकार कैसे बनी, ठीक। तो इतनी बातें आप समझ गए। इसे और अच्छे से अगर सर्कल को करें, सर्कल थोड़ा सही नहीं हो पाया है, इस परसेंटेज को अगर हम और अच्छे से बनाएं, सॉरी लाइन सही नहीं आई है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना, ठीक। चलिए, सर्कल में लाइन सही नहीं खींच पा रही है, तो आप लोग इसे अंदाज में अपने हिसाब से आप ये लाइन खींच लेंगे, ठीक है। ये और 25 ये और 5% ये, ठीक। तो इस तरह करके आप एक सर्कल ये बना लेंगे और एक पूरा आपको ये डिवाइड मिल गया कि कितने कितने परसेंट कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर कौन से कितने परसेंट है। तो अब आप इनका ये योगदान भी समझ गए कि आखिर कितना परसेंट इनका योगदान है। जैसे कि ये 25 5% और 45%। तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह अपना पदार्थ। बकाया इन चारों पदार्थों से मिलकर इन्हीं को हम मृदा का घटक भी बोलते हैं। तो अब प्री में प्रश्न पूछ सकता है कि मृदा के घटक कितने। तो 4 प्रकार के मृदा के घटक हैं और इन्हीं से मिलकर मृदा का निर्माण होता है। अब एक मृदा की जो हमने कहा कि अभी पेडोजेनेसिस जो बात किया उसमें कितना जो है तो टाइम पीरियड लगता है, उसे देखिए आप कि ये मृदा एक कैसे बनती है। तो एक अगर हम बनाएं कि जैसे ये मानो कि सॉइल, हम देखें कि एक सॉइल आखिरकार कैसे बनती है। तो पहले एक रॉक्स है, ठीक। ये इस रॉक्स में क्लाइमेट अपना प्रभाव डालेगा। क्लाइमेट जब प्रभाव डालेगा तो इस मृदा में अपरदन होगा, अपक्षय होगा और इस प्रक्रिया से मृदा धीरे धीरे टूटेगी। इस टूटने की प्रक्रिया में एक लंबा टाइम लगेगा। इस टाइम के बाद इस जहाँ टूटेगी यहाँ उच्चावच टाइप में बनेंगे, यानी कि हम कहें कि रिलीफ, ठीक। तो उच्चावच बनेंगे। इसी तरह आगे चलकर इसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे। क्या है? ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें मिलेंगे और तब जाके यह पूरी एक प्रक्रिया जो है तो बनेगी, ये मृदा बनेगी। लेकिन ये रॉक आखिर टूटने के रॉक के भी अपने कुछ अलग अलग प्रकार से टूटेगी। तो इस रॉक के टूटने की प्रक्रिया को समझें कि क्या क्या इस रॉक के टूटने की प्रक्रिया को बोलते हैं। तो जैसे एक रॉक्स है, ये रॉक्स कितने कैसे कैसे टूटेगी। तो पहला, यह जब टूटेगी तो इसे हम बोलेंगे बोल्डर। क्या बोलेंगे? बोल्डर। पहला यह बोल्डर प्रक्रिया में टूटेगी। फिर यही बोल्डर से छोटे छोटे जो रूप बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे बजरी का रूप।
है ना, यानी कि ग्रेवल बनेगा। ये क्या बनेगा? ग्रेवल। आगे और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तब यह बनेंगे सैंड के रूप में। ठीक, यह प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी तो ये सिल्ट में परिवर्तित होंगे। यही प्रक्रिया और आगे चलेगी तो ये क्ले में परिवर्तित होंगे, और यही प्रक्रिया और आगे चलेगी तो यह मड में बनेंगे। यानी कि इसे हम गोलाश्म बोलते हैं। क्या? गोलाश्म। आगे बजरी, आगे बालू, जिसे आप रेत भी बोलते हो, रेत लिख लो। ठीक, ये गाद, इसकी प्रक्रिया जो है तो आप बहुत सुनोगे, रिवर में जमती है गाद, इसके कारण काफ़ी समस्याएं होती हैं। क्ले यानी कि चीका, और मड यानी कि पंक, जिसे हम कांपू कहते हैं। तो इस तरह करके तो इन प्रक्रियाओं में मृदा जो आखिरकार हमारी बनेगी वह मृदा इन 3 रूपों में रहेगी। इन तीनों को मिलाकर हम एक सॉइल मानते हैं। तो अब आपने समझा कि सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीनों जो है तो रूप से एक सॉइल का निर्माण होता है, और इन्हीं के परसेंटेज के आधार पर सॉइल बनती है। अब आपने इतनी बातें तो देख ली है ना। अब बात करते हैं हम कि जब इतनी चीजें हुई तो अब थोड़ी बात और पहले समझ ले हम कि मृदा के बारे में, फिर अपनी मृदा, मध्य प्रदेश की मृदा के अंतर्गत आते हैं। तो मृदा की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, तो हम यहाँ विशेषता पढ़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन 2 चीज़ें जरूर जानना आपको ज़रूरी है कि जो मध्य प्रदेश की मृदा के तहत हम समझेंगे कि मृदा की संरचना और मृदा का संगठन, ये चीज़ें। दूसरा आप याद रखें कि मृदा प्रोफाइल जो है उसका संबंध मृदा से है, तो उसमें का, खा, गा 3 संस्तर होते हैं, और उन संस्तर से अभी प्रश्न प्री में नहीं पूछे गए हैं। लेकिन ये संगठन और इसका स्ट्रक्चर और टेक्सचर की बात इसलिए हमें करना ज़रूरी है ताकि जब हम आगे मृदाओं को पढ़ेंगे तो उन्हें समझने में आपको आसानी होगी। तो ये 2 चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, बकाया हमें पूरी मृदा की विशेषता नहीं समझनी है ना। यहाँ हम कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें 2 चीजें समझना है। पहला, मृदा का संरचना और मृदा का संगठन, यानी कि सॉइल ऑफ स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। ठीक, एंड टेक्सचर, यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब है संरचना और टेक्सचर का मतलब है गठन या संगठन। गठन कहें या संगठन कहें, है ना, संगठन। तो ये चीजें अब इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, ये अब बात आपको इनमें समझना है, तभी आप चल के आगे मृदा के जो व्यवहार हैं आपको जो देखने को मिलेगी। कोई मृदा बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करती है, कोई मृदा पानी अब्जॉर्ब नहीं करती है, कोई गीली मृदा हो जाती है, किसी में पानी पड़ा तुरंत सूख जाती है। तो ऐसे व्यवहार मृदाएं क्यों करती है? तो उनके सिर्फ यही 2 कारण हैं जिनको हमें समझना है, संरचना और उसका संगठन। तो 2 प्रकार की हम मृदा को समझें जब इसको, तो इसमें समझें कि जो हमारा ये दोनों रूप हैं, तो इनमें हम क्या करेंगे, कणों के व्यवस्था को समझते हैं। मतलब कि यहाँ कणों की व्यवस्था क्या है, कणों की व्यवस्था। और सेकंड इज कि इसमें विभिन्न कणों का अनुपात हम करते हैं। तो यानी कि कणों का अनुपात, कणों का अनुपात। ठीक, तो विभिन्न कणों की व्यवस्था और विभिन्न कणों का अनुपात, इनको अलग अलग तो समझें कि यहाँ कण कैसे हैं ये देखना होता है संरचना में,
और जो कण हैं आखिर वो किस अनुपात में हैं, ये संगठन में देखना होता है। इन्हीं के दोनों के बेस पर एक चीज बनती है और उसे बोलते हैं, इन्हीं के आधार पर समझना होता है कि दो शब्द आते हैं मृदा में, एक पारगम्यता और एक सरंध्रता। मतलब कि ये दो रूप, जैसे कि हम कहें, इन दो रूपों को आप समझें कि ये कैसे हैं दोनों। तो पहला पारगम्यता क्या है? पारगम्यता मतलब कि परमेबिलिटी। पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी। और सेकंड है सरंध्रता यानी कि पोरोसिटी। ओके, ये दो चीजें समझना है। अब ये दोनों को समझें कि जैसे मानो कि ये एक सैंड सॉइल है। कैसी है? मानते हैं हम कि एक सैंड सॉइल है और एक है क्ले सॉइल। कैसी है? क्ले सॉइल। अब इन दोनों को आपने देखा कि आखिर सैंड सॉइल किस तरह की है, क्ले सॉइल किस तरह की, ये दोनों चीजें तो हमने देखी है ना। इन दोनों को आपने देखा है। यहाँ हमने देखा कि ये सैंड सॉइल में कैसा है, बालू के कण है, और जो हमारी क्ले सॉइल है वो चीका सॉइल है, जिसको हमने कहा कि रिवर में इसके आधार पर जो गाद है उससे भी बढ़ के आगे निकल गई। तो इस तरह की चीजें वहां जमी है। तो चीका जो है तो किससे है? और भी महीन मृदा। तो ये दो प्रकार की जो मृदाओं की व्यवस्था है, तो पारगम्यता वाले में यानी कि जो परमेबिलिटी है, ठीक, और पोरोसिटी है, इनमें फर्क क्या है कि समझें कि ये एक पैन है, ठीक, ये पैन है और इस पैन में हम मृदा रखते हैं, ठीक, मृदा रखते हैं। और उस मृदा के कण को आप ध्यान दें कि इसमें मृदा के कण, ये मोटे मोटे कण, ठीक, ये मोटे मोटे कण हैं। और इसमें मृदा में कण की संख्या छोटी छोटी कण हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे कण। अब इन दोनों कणों में हम अगर एक पैन से पानी डालें, ठीक, मानो कि एक मग से हम लोग पानी डालते हैं, ठीक, इसमें हमने एक मग से पानी डाला, ठीक, मानो कि हमने क्या किया, ये पानी डाला, इसमें भी हमने पानी डाला। तो यहां समझने वाली बात यह है कि इसमें जो कण हैं, इसमें कणों के आकार जब बड़े होंगे तो छिद्रों की संख्या कम होगी। तो क्या है यहां? छिद्रों की संख्या कम, छिद्रों की संख्या कम होगी, छिद्रों की संख्या कम। और यहां छिद्रों की संख्या ज्यादा होगी, संख्या ज्यादा होगी, ठीक। एक एक पॉइंट, यहाँ कणों के आकार बड़े हैं, यहाँ कणों के आकार छोटे हैं। तो इस वजह से इसमें परमेबिलिटी जो है तो अधिक होगी, यानी कि इसमें पानी डलेगा तो तुरंत नीचे आ जाएगा, इनके माध्यम से तुरंत नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पोरोसिटी कम होगी, पोरोसिटी कम होगी यानी कि सरंध्रता कम और परमेबिलिटी अधिक होगी, ठीक। इसके उपरांत इसमें पोरोसिटी अधिक होगी लेकिन परमेबिलिटी कम होगी। अब कारण क्या है कि इसको आप लिख लें कि यहां पोरोसिटी अधिक होगी और परमेबिलिटी कम होगी, ठीक, परमेबिलिटी कम होगी। मतलब कि यह जो सॉइल है तो जिस मृदा में पोरोसिटी अधिक, परमेबिलिटी के कारण पोरोसिटी कम होगी, उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी वाटर की होगी वो कम होगी।
तो याद रखें, अब आप लिखें कि पोरोसिटी में कैपेसिटी ऑफ हाई होल्डिंग वाटर, यहां ज्यादा पानी रुकेगा, ज्यादा पानी रुकेगा और यहां कम पानी रुकेगा, कम पानी रुकेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना कि जिस मृदा में कणों के आकार छोटे होंगे उस मृदा में पानी को होल्ड करने के लिए ज़्यादा पावर मिलेगा, यानी कि वहाँ पानी धीरे धीरे गति से सोखेगा। लेकिन जहाँ कणों के आकार मोटे होंगे उस मृदा में पानी तुरंत नीचे जाएगा और तुरंत सूख जाएगा। मतलब ऐसी मृदाओं में, इस तरह की मृदाओं में आपको फसल करने में भी समस्याएं होंगी, लेकिन ऐसी मृदा में फसल करने में बड़ी आसानी होगी और बेहतर उर्वरता भी आएगी, क्योंकि यहाँ नमी बरकरार रहेगी। ये दो शब्द याद रखने हैं आपको, परमेबिलिटी और पोरोसिटी का। अब मृदाओं में कुछ अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं और वो फीचर होते हैं वर्षा के आधार पर उनमें होता है परिवर्तन। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा और वक्त चाहिए, उसे समझना है। जैसे तो अगर ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र में मृदाओं में उर्वरता क्षमता कम होगी, और जहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्र में होगी उर्वरता क्षमता ज़्यादा होगी, क्योंकि उनमें फ्लैशिंग पावर नहीं होगा। लेकिन उस आधार पर मृदाएं अलग अलग रूप में बदलेंगी। तो मृदा का जो आकार है वो मृदा की वर्षा के आधार पर उनका परिवर्तन होता है। तो जैसे कि याद रखें, कुछ तत्व लिख लें आप कि सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और ह्यूमस। ये जो सभी तत्व हैं, इन तत्वों में आपको एक चीज़ मिलेगी। चीज़ ये कि इनमें से ये जो तत्व हैं तीन, ये जो तीन तत्व हैं, ये जो तीन तत्व हैं, ये तीनों तत्व क्षारीय तत्व होते हैं। यानी कि एक प्रकार से इन्हें कहें कि ये घुलनशील तत्व हैं। पानी में कैसे हैं? ये घुलनशील है। ठीक, ये पानी में घुलनशील हैं, यानी कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होगी उसमें ये नीचे आ जाएंगे। ये घुलनशील है, घुलनशील। ठीक, ये घुलनशील तत्व हैं। तो ये जहाँ समझो कि अगर ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में, ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में, ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों की मृदा में इन तत्वों की कमी होगी, इन तत्वों की कमी होगी। एक पॉइंट ये याद रखना है। और सेकंड, जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होगी, ठीक, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मृदा में इन तत्वों की अधिकता होगी। ठीक, अब इन्हीं को अलग अलग रूप में जानते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जब ये तत्व नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ मूव करेंगे, नीचे की तरफ जाते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं निच्छालन। ठीक, लीचिंग प्रक्रिया का मतलब है इन तत्वों का मृदा से निचले परत पर चले जाना। ये बात आपको याद रखना है। और जहां कम वर्षा होगी वहां तो ये जाएंगे नहीं, लेकिन एकदम शुष्क क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होगी और वाष्पीकृत ज्यादा होगा, अगर ऐसे क्षेत्र हैं जहां
वाष्पीकरण तीव्र होगा, उन स्थानों पर ये जो तत्व हैं तो ऊपर की तरफ आएंगे, तो ऊपर की तरफ तत्वों के आने की प्रक्रिया। इस ऊपर के आने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कैपिलरी प्रोसेस, यानी कि केशिकत्व क्रिया। केशिकत्व प्रक्रिया, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी प्रोसेस या केशिका क्रिया। केशिकत्व प्रक्रिया या केशिका क्रिया, NCERT इसको लिखते हैं केशिका क्रिया। केशिका क्रिया, ठीक। कैपिलरी एक्शन ये लिखते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निच्छालन क्या है, तो ये याद रखना कि मृदा के जो तत्व हैं नीचे की तरफ जाना। और अगर पूछा जाए आपसे कि कैपिलरी एक्शन क्या है, तो कैपिलरी एक्शन में तत्वों का ऊपर की तरफ आना। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है और इन्हीं के आधार पर ये चीज़ें ऊपर नीचे होंगी और इन्हीं का आना जाना जो है तो ये प्रक्रिया को निर्धारित करता। इनमें व्यवहार में आता है मृदा के क्षेत्रों में और वहाँ के क्लाइमेट के आधार पर इनमें व्यवहार आएगा। मानो कि ठंड क्षेत्रों में इनमें परिवर्तन कम होगा, परिवर्तन कम, ठंड क्षेत्रों में परिवर्तन कम होगा, ये चीज़ याद रखना है। अधिक जो है तो क्षेत्र अगर सूखा होगा उन क्षेत्रों में ये बन नहीं पाते हैं, तो इनके लिए भी समजलवायु टाइप में चाहिए। ऐसे ही आयरन और एल्यूमिनियम ये भारी तत्व हैं, तो ये इनकी प्रक्रिया होगी। तो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ ये तत्व ज़्यादा होंगे, वहाँ ये तत्व ज़्यादा मिलेंगे। जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होगी उन क्षेत्रों में ये तत्व ज़्यादा प्रक्रिया में आ जाएंगे। तो इस तरह करके ये जो है तो अलग अलग तरह से मृदाओं को परिवर्तित करेंगे। तो इतनी बातें आप इनको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग समझेंगे मध्य प्रदेश की मृदा को, कि मध्य प्रदेश की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये बातें और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मृदा को समझने के लिए। इसे एक बार दो बार करके आप ज़रूर देखें, तभी आप मृदा के फीचर्स को समझ पाएंगे कि आखिर मृदा कैसे कार्य करती है। हालांकि इन डेप्थ अभी हम इसको बहुत कंसाइज वे पे आपको बताने की कोशिश किए हैं, ताकि आपको कम समय में ये चीज़ें समझाई जा सकें। अगर हम इसका मेन क्लास लेते हैं जब मेंस के आधार पर, तो इसे और जो है तो एक्सप्लेन रूप में समझा जाता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लेकिन ये जो जिन चीज़ों को हमने हाईलाइट किया है इनको आपको ज़रूर याद रखनी है, ठीक। इन्हीं के अधिक होने और कम होने से मृदाओं में अलग रूप लेंगे कि कौन सी मृदा कैसी होगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ आप यह ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।